जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि कैसे जेएमएम की तरफ से बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी किसी कंपनी में उनके नजदीकी लोगों के निदेशक होने की पुरानी बात को उठाया जा रहा है और कभी किसी पुराने बंगले की तस्वीर दिखाई जा रही है। इन सब बातों को लेकर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि असलियत आखिर क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस झगड़े के जो चुनावी नूरा कुश्ती चल रही है, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इन सब का परिणाम क्या होगा, इन सब के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जब से झारखंड में बीजेपी की सरकार गई और हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई, भाजपा वाले हेमंत सोरेन के पीछे पड़े हैं, मामले उठा रहे हैं, चाहे वह खान लीज आवंटन का मामला हो, साहेबगंज में 1,000 करोड़ के पत्थर खनन घोटाले का मामला हो, या फिर रांची और दूसरे जिलों में जमीनों की खरीद का। अपनी सभाओं में भाजपा के नेता कभी हेमंत सोरेन को भागने के लिए कहते हैं, तो कभी उनके जेल जाने की भविष्यवाणी करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हेमंत सोरेन को जेल भेज देना इतना सरल, इतना आसान है? जी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, साहेबगंज पत्थर खनन घोटाले में ईडी पिछले साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुका है और अब जमीन खरीद के मामले में उनसे पूछताछ करना चाहता है। मुख्यमंत्री ईडी के 2 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं, समन को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की गुहार लगाई है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा है, यह समन उनकी छवि के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई झारखंड सरकार और वहां के लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने अन्य प्रार्थनाओं के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि भाजपा वाले हेमंत सोरेन के पीछे पड़े हैं, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। वे अपना बचाव तो कर रहे थे, लेकिन प्रत्याक्रमण नहीं कर रहे थे। लेकिन अगस्त के महीने में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे लगता है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काउंटर अटैक के मूड में आ चुके हैं। अगस्त का महीना वैसे भी भारत के इतिहास में क्रांति और स्वाधीनता का महीना है, सो लगता है कि हेमंत सोरेन भी अब क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार बैठे हैं और उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया है। जैसे जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके खिलाफ शिकंजा कसेंगी, वे भी भाजपा नेताओं को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे। आखिर हेमंत सोरेन भी तो एक राज्य के निर्वाचित प्रमुख हैं, उनके पास भी राज्य पुलिस, सीआईडी और एसीबी जैसी संस्थाएं हैं और आरोप भाजपा के नेताओं पर भी हैं। और एक तरह से इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। दोस्तों, रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी ने पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर ली है। इन 5 पूर्व मंत्रियों में नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह और अमर बाउरी शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट में दर्ज एक याचिका के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। 5 पूर्व मंत्रियों पर आरोप है कि साल 2014 से 2019 तक इनकी संपत्ति में 200% से लेकर 1100% तक का इजाफा हुआ है। पिछले 26 जुलाई की कैबिनेट की बैठक में इन 5 पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर पीई दर्ज करने को मंजूरी दी गई थी। तो यह था हेमंत सोरेन का पहला काउंटर अटैक। दूसरा काउंटर अटैक रहा दोस्तों, ईडी के समन के जवाब में उसकी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताना और समन के खिलाफ कोर्ट जाना।
तीसरा जवाबी हमला रहा सोरेन परिवार पर। लगातार तीखे हमले कर रहे बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 4-4 एफआईआर दर्ज किया जाना। बाबूलाल मरांडी राज्यव्यापी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और उनके भाषणों में शिबू सोरेन और सोरेन परिवार को लेकर विवादित बातें कहे जाने पर रांची के कांके और संथाल परगना के मधुपुर समेत 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा काउंटर अटैक दोस्तों अभी बाकी है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चहेते कहे जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि मैनहट्ट घोटाले में एसीबी को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मिल सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट का रुख देखते हुए निगरानी सचिव ने एसीबी द्वारा मांगी गई अभियोजन स्वीकृति की फाइल अपने पास मंगा ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अक्टूबर 2020 में रांची शहर में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने वाली कंसल्टेंट कंपनी मैनहट्ट की नियुक्ति में पूर्व नगर विकास मंत्री रघुवर दास पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी को पी दर्ज करने का आदेश दिया था। सरयू राय के परिवाद और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम ने एसीबी को जांच कराने का आदेश दिया था। एसीबी गृह मंत्रालय गृह विभाग के अंदर में है और गृह विभाग के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, निगरानी के भी वही मंत्री हैं। एसीबी ने प्रारंभिक जांच पूरी करके करीब 1 साल पहले अपनी रिपोर्ट निगरानी और विधि विभाग में भेजी थी और रघुवर दास पर लगे आरोपों पर मंतव्य मांगा था। फाइल वहां ठंडे बस्ते में पड़ी थी, लेकिन इसी बीच सरयू राय कोर्ट चले गए। वहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि लगता है एसीबी इस मामले में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एसीबी ने जो कागजात कोर्ट को दिए थे वो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। अगली तारीख में कोर्ट ने एसीबी के एसपी को मूल अभिलेखों के साथ बुला लिया। निर्धारित तारीख पर मूल अभिलेख देखने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि इसमें कुछ गड़बड़ तो लगती है। इसके बाद ही निगरानी विभाग रेस हो गया है। तो अगर रघुवर दास पर पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में केस दर्ज हो जाता है तो उनकी गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है। तो बाबूलाल मरांडी पर केस दर्ज होने और रघुवर दास पर अभियोजन की अनुमति की स्थिति में 2 प्रमुख परिस्थितियां बन सकती हैं दोस्तों। पहली परिस्थिति तो यह बन सकती है कि अगर कानूनी लड़ाई की सूरत बनती है तो हेमंत सोरेन भारी पड़ेंगे, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है। अभी तक भाजपा के नेता हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को करप्शन के मसले पर घेर रहे थे। अगर रघुवर दास पर केस करने की अनुमति सरकार दे देती है तो भाजपा के लिए हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्वयं रघुवर दास के साथ उनकी सरकार में रहे 5 अन्य मंत्रियों को भ्रष्ट बताने का मौका सत्ता पक्ष को मिल जाएगा। रघुवर दास ने 11 मंत्रियों के साथ 5 साल सरकार चलाई। इन 11 में अगर 6 दागी निकल गए तो सोचिए भाजपा क्या मुंह लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर या हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। तो दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव और फिर झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, प्रमुख नेता है। बाबूलाल को भी घेरा जा रहा है, जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य के आप 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। उनको भी कहीं न कहीं विवादों में लाने की कोशिश हो रही है और ऐसा जताया जा रहा है कि वो भी दूध के धुले नहीं हैं। करप्शन चार्ज उन पर सीधे नहीं लग सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किसी को ऐसा मौका नहीं दिया और उसके बाद वो किसी पद पर नहीं रहे। इसलिए बाबूलाल मरांडी को उनके करीबी लोगों के संबंध दागी लोगों के साथ होने की बात कहकर घेरा जा रहा है। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसी का एक हिस्सा है। तो उसमें एक और बात सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था कि गुरुजी की शिक्षा नहीं है कि निजी आरोप लगाए जाएं, लेकिन बाबूलाल मरांडी निजी आरोप लगा रहे हैं और ऐसा करके वे हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो सुप्रियो ने यह कहकर आगाह कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो मामला बिलो द बेल्ट भी जाएगा।
जाहिर है कीचड़ उछलेगा तो छींटे कई लोगों पर पड़ेंगे। इस हमाम में अगर हर कोई नहीं तो कुछ लोग तो नंगे मिल ही जाएंगे। तो इशारों इशारों में रघुवर दास को भ्रष्टाचार में घेर कर और बाबूलाल मरांडी पर निजी आरोपों की चेतावनी देकर जताया जा रहा है कि अगर भाजपा हद से बाहर, हद से आगे बढ़ेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करेगी तो जेएमएम भी चुप नहीं बैठेगा। और रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के अलावा राज्य में बीजेपी के पास कोई तीसरा नेता नहीं है जिसको आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ लेगी। सिर्फ अर्जुन मुंडा बचेंगे जिनको दिल्ली में बैठा कर रखा गया है और न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को उनको ही आगे लाना पड़ेगा। लेकिन तब इस लड़ाई में बीजेपी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जेएमएम का जो वोट बैंक है उसके लिए बीजेपी के मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन वैसे फ्लोटिंग वोटों पर इसका बुरा असर जरूर पड़ जाएगा, यानी बीजेपी नेताओं के करप्शन चार्जेस में घिरने का ऐसे वोटों पर पड़ेगा जो हर चुनाव में जेएमएम और बीजेपी के बीच शिफ्ट होते रहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स पर। तो दोस्तों यह तो पहली परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि हेमंत सोरेन को अंदेशा हो जाए कि ईडी उन पर हाथ डाल सकता है, तो उनके सामने भी मौका होगा कि वह पीसी एक्ट में अभियोजन की स्वीकृति दे दे रघुवर दास के खिलाफ। ऐसी हालत में बीजेपी को और दिल्ली की सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि वह हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए जेल भेजेगी या 5 साल डबल इंजन की बेदाग सरकार चलाने का दावा करने वाले रघुवर दास को जेल जाने से बचाएगी। ऐसी हालत में समझौते की सूरत बन सकती है और दोनों पक्ष झारखंड विधानसभा चुनाव तक युद्ध विराम करने पर सहमत हो सकते हैं। तो अब आगे जो भी होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी, इतना तो तय है कि झारखंड में आने वाले चुनाव में मुद्दा विकास और रोजगार नहीं, बल्कि यह होगा कि कौन सा दल और कौन सा नेता ज्यादा भ्रष्ट है और इस हमाम में कौन कौन नंगा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।